My name is Saliha Zulfikar. Welcome to my channel Grow with Saliha. Today's topic would be Jacobean and Caroline drama. अच्छा, थोड़ा सा बोरिंग टॉपिक था, लेकिन मैंने बहुत कोशिश की है इसको इंटरटेनिंग भी बनाने की और थोड़ा इजी वे में समझाने की। ओके, तो सबसे पहले हम थोड़ी सी हिस्ट्री देखेंगे। देखिए ना, हम अगर पोइट्री को डिस्कस कर रहे होते किसी एज की, तो थोड़ा बहुत हम उसको कंपैरिजन करके देखते हैं पिछली एज से। इसी तरह से ड्रामा स्टडी कर रहे हैं ना अभी हम, तो इससे पहले वाली एज कौन सी थी? ये तो प्यूरिटन एज चल रही है ना। जेकोबियन और कैरोलाइन जो ड्रामा है या फिर एज है, ये दोनों मिला के प्यूरिटन एज ही तो है ना। तो ये इसका ड्रामा और एलिजाबेथन एज का ड्रामा कंपेयर करके देखते हैं। आप सबको इतना तो पता होगा कि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के अंदर ड्रामा की अगर पीक गई है ना, ड्रामा सबसे ऊपर गया ना, तो वो एलिजाबेथन एज में गया है। किसकी वजह से? लेजेंड्स लाइक क्रिस्टोफर मार्लोव की वजह से और शेक्सपियर की वजह से। बेसिकली आई एडमायर क्रिस्टोफर मार्लोव अ लॉट। मेरे नज़दीक वो बहुत बड़ा ड्रामाटिस्ट था। इफ़ आई कंपेयर हिम टू इवन शेक्सपियर। क्यों? उसने इतनी कम एज में, लाइक वो 29 ईयर्स का था और उसकी डेथ हो गई थी, और स्टिल उसने ऐसे ऐसे प्लेज लिखे हुए ना कि लाइक डॉक्टर फास्टस, एडवर्ड टू, लाइक बहुत ज़बरदस्त किस्म के प्लेज लिखे हुए हैं, जिसके अंदर आपको अगर किसी एज को समझना है ना, तो किसी एक राइटर को पढ़ने की ज़रूरत होती है ना, उसके वर्क को स्टडी करने की। जैसे हमने कैंटरबरी टेल पढ़ी थी, तो हमें काफ़ी हद तक उस एज की समझ आ गई थी, डार्क एज की, ठीक है, एंग्लो नॉर्मन एज की, कि किस तरह की सोसाइटी थी, क्योंकि उसमें हर तरह का कैरेक्टर है। इसी तरह से अगर आपने किसी भी एज को पढ़ना है, तो उसमें कोई ना कोई एक ऐसा राइटर होता है जो उसी एज को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो क्रिस्टोफर मार्लोव वो इंसान है जिसने जो प्लेस लिखे हुए ना, उसमें सारी रेनेसां की आपको कैरेक्टरिस्टिक्स मिल जाएंगी। इसलिए आई एडमायर हिम अ लॉट। ओके, और हिस्ट्री ऑफ ड्रामा की अगर मैं बात करूँ, आपको मैंने बताया एलिजाबेथन एज में जो ड्रामा गया था बहुत पीक पे गया था, और अभी जो है ड्रामा का डिक्लाइन शुरू हो गया था इस एज के अंदर आके। प्यूरिटन यानी जैकोबियन और कैरोलाइन एज के अंदर डिक्लाइन शुरू हो गया था। इस डिक्लाइन को कहते हैं कि वजह से इस एज को, मतलब इस तरह के ड्रामा को डेकेडेंट बुलाया गया है। और इसमें जो राइटर्स थे ना इस एज में, जो थोड़े बहुत फेमस थे, बिकॉज इस ड्रामा को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती, बट स्टिल यहाँ पे बियोमार्ट और फ्लेचर जैसे नाम हैं, लेकिन दे आर नथिंग बिफोर द लेजेंड्स लाइक शेक्सपियर एंड मार्लोव। ओके, डिक्लाइन इन थिएटर में डिक्लाइन आ गया था, लेकिन आई टोल्ड यू कि डेकेडेंट इसको कहा जाता है जिस चीज़ में एकदम से डिक्लाइन आएगा। कंट्रास्ट करके देखते हैं। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताई जाती है कि शेक्सपियर के जो प्लेज होते थे ना, उसमें ये होता था कि वो अपने कैरेक्टर्स को, लाइक उनकी पर्सनालिटी को रिवील करना चाह रहा होता था कि ये किस तरह का इंसान है, ठीक है, उसकी कोशिश ये होती थी। तो वो इसके लिए क्या करता था, वो कन्वर्जेशन कराता था, मतलब उनमें थोड़ा बातचीत करवाता था अपने कैरेक्टर्स के अंदर, जिसकी वजह से जब रीडर पढ़ता था ना, उसको समझ आ जाती थी अच्छा ये बंदा इस तरह का है और ये इस तरह का है। लेकिन इसका कैसे फ़र्क करेंगे जेकोबियन एज और कैरोलाइन एज में? इसमें क्या हो गया कि कैरेक्टर्स के साथ पता है क्या होना शुरू हो गया, इस एज में आके कैरेक्टर्स आर्टिफिशियली डिस्क्राइब्ड होने लगे, आर्टिफिशियली उनको दिखाया जाने लगा। क्या मतलब कि इस एज में ना ये नहीं उनका फोकस होता था कि हमने कैरेक्टर्स की पर्सनालिटी को दिखाना है, नहीं, ये मोटिव ही नहीं होता था। ये क्या होता था कि हमें बस ऑडियंस को इम्प्रेस करना है, सही इम्प्रेसिव डायलॉग, इमोशनल लैंग्वेज यूज़ कर दी जाती थी, और बाज़-ओ-क़ात कैरेक्टर खड़ा होता था और इतनी लंबी स्पीच कर देता था और इतनी ज़बरदस्त इम्प्रेसिव वर्डिंग यूज़ करता था कि ऑडियंस को इम्प्रेस करने के लिए वो ऐसी टेक्निक यूज़ करते थे। ऐसी नहीं करते थे कि मतलब यूँ कर दें, लाइक कि किसी कैरेक्टर को रिवील करना है कि वो किस तरह का इंसान है, ऐसा उनका मोटिव नहीं होता था। ये तो एलिजाबेथन का था, तो ये एक कंट्रास्ट समझ में आ गया। दूसरी मैं आपको बता दूं कि इस एज के अंदर इमोशनल लैंग्वेज बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाने लगी। अब मैं आपको इसका भी मतलब समझाती हूँ कि ये देखें ना, दूसरा बुलेट बना हुआ है जिसमें पैथोस और वो की बात की गई है। क्या मतलब कि उस जो पिछली एज थी ना, उसके अंदर जो हीरो होता था ना, वो सही ब्रेव होता था, करेज होता था उसमें, और वो कहता था कि मैं आखिरी बाल तक खेलूंगा, जैसे इमरान खान आजकल कहता है ना कि मैं आखिरी गेंद तक खेलूंगा। इस तरह के वो करेक्टर शेक्सपियर शो करता था अपने प्ले के अंदर कि मैं आखिरी दम तक करूंगा चाहे जो हो जाए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, शेक्सपियर का प्ले है एक हेनरी फाइव, उसमें देखेंगे वो कितना ब्रेव है, कैसे वो फाइट करता है, किस तरह का वो इंसान है, तो आपको समझ आ जाएगा कि हीरो किस तरह का होता था।
लेकिन जब मैं जैकोबियन और कैरोलाइन ड्रामा की बात करूँ तो इसमें पता है किस तरह के करेक्टर्स थे, जो कि सहमे हुए होते थे, जो कहते थे कि अच्छा मेरी किस्मत में ये लिखा हुआ है तो बस यही ठीक है। लाइक वो बिल्कुल सैड सा बिहेव करते थे, डिसअपॉइंटेड हुए हुए होते थे, इमोशनल होते थे, सैड होते थे, पेसिमिस्टिक होते थे कि बस जो होगा मतलब यही लिखा हुआ है मेरी किस्मत में, बस यही ठीक है। तो वो इस तरह के होते थे। ये समझ आ गई। एक और बात बता देती हूँ कि शेक्सपियर के प्लेस के अंदर यानी एलिजाबेथन पे प्लेस के अंदर क्या होता था कि एक्शंस होते थे। यहाँ पे क्या होना शुरू हो गया, यहाँ पर इमोशनल लैंग्वेज, हर तरफ सैडनेस दिखाई गई है, इमोशनल इस तरह के सीन्स हुआ करते थे। ये बात समझ आ गई। अब क्या हो गया, देखिए मैंने आपको ये जो बुलेट में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी कि शेक्सपियर के जो ड्रामाज होते थे उनमें एक्शन पे फोकस किया जाता था। जेकोबियन एज के अंदर सफरिंग पे, मेंटल वीकनेस पे इस तरह से फोकस किया जाने लगा। एलिजाबेथन ड्रामाज जो थे ओके ये भी हो गया। देखेंगे जो अगला बुलेट है इसमें ये बताया गया कि एलिजाबेथन एज के अंदर जो लैंग्वेज यूज़ की जाती थी ना वो सिंपल होती थी, लेकिन ये इसके अंदर किस तरह की लैंग्वेज यूज़ की जाने लगी जैकोबियन कैरोलाइन की, इम्प्रेसिव, कि इसको इम्प्रेस करना है, बस इमोशनल इमोशंस डाले, इम्प्रेस किया ऑडियंस को, बस हमारा ये मकसद है। समझ आ गई। अब आपको ये भी समझ आ गई कि क्यों डिक्लाइन हुआ था पोइट सॉरी मतलब मैंने सारी कैरेक्टरिस्टिक्स बता चुकी हूँ। अब मैं थोड़ा थोड़ा ड्रामाटिस्ट को डिस्कस करूँगी। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि डोंट फॉरगेट, एक चीज़ बिल्कुल भी नहीं भूलनी कि बेन जॉनसन ना सिर्फ इस एज से बिलोंग नहीं करता बल्कि पिछली एज से बिलोंग करता था, लेकिन ये भी नहीं भूलना कि इस एज से भी करता है। हाँ ये मानते हैं कि बेन जॉनसन के ज़्यादा काम एलिजाबेथन एज के अंदर है, लेकिन आपने ये बात ज़रूर याद रखनी है कि वो यहाँ पर भी अपनी छाप छोड़ के गया हुआ है। यहाँ पर भी उसने कुछ वर्क्स लिखे हुए हैं जिनको याद रखना ज़रूरी है कि बेन जॉनसन ने कौन से ऐसे वर्क्स लिखे हुए हैं जो जैकोबियन और कैरोलाइन ड्रामाज के अंदर हैं। ठीक है, कोई वर्क्स इसने लिखे हुए हैं जिसकी वजह से इसको यहाँ भी इम्पोर्टेंस दे दी गई है। तो सबसे पहले हमने ये डिस्कस कर लिया। उसके बाद जो और फेमस थे ना उनमें आ जाते हैं जॉन मार्स्टन आ जाता है, थॉमस डेकर आ जाता है, थॉमस हेवुड आ जाता है, थॉमस मिडल्टन आ जाता है, काइल टोर्नियर आ जाता है, जॉन वेबस्टर आ जाता है, जॉन फ्लेचर आ जाता है। जॉन फॉर्ड आई थिंक मैंने नहीं लिखा, हाँ ये आगे हैं। फ्रांसिस बियोमॉन्ट, फिलिप मैसेंजर, जॉन फॉर्ड, जेम्स शर्ली। लेट्स डिस्कस देम वन बाय वन इन अ वेरी इजी वर्डिंग। ओके ओके, नाउ हमारे पास आ जाता है जॉन मार्स्टन। अब देखिए मैंने एक चीज़ आपको बताना भूल गई कि जो ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है जैकोबियन और कैरोलाइन ड्रामाटिस्ट की, कि इनमें जो लाइक कंटेंट होता था ना, जैसे किसी भी राइटिंग का कंटेंट होता है ना कि अच्छा ये हॉरर है, ये ऐसा है, ये वैसा है। आपको पता है रोमांटिक एज यानी एलिजाबेथन एज को रोमांटिक एज भी कहा जाता है, वहाँ पे थोड़ा रोमांटिक अंदाज में कोई राइटिंग की जाती थी। यहाँ पे क्या होना शुरू हो गया, यहाँ पर वायलेंस दिखाया जाने लगा, क्राइम्स दिखाने लगे, हाँ डार्क थीम आ गए, बढ़ा चढ़ा के स्टाइल आ गए। देखते हैं कैसे, मैं आपको बताऊंगी किस तरह से। फॉर एग्जाम्पल जॉन मार्स्टन का भी यही स्टाइल था। मैं आपको बताऊं मोस्टली राइटर्स का यही स्टाइल था, वायलेंट, डार्क थीम, इस तरह की फोर्सफुल पैसेजेस लिखने लगे। फॉर एग्जाम्पल दी हुई है यहाँ पे एंटोनिया एंड मेलिडा एंड एंटोनियाज रिवेंज। देखें रिवेंज जो है ना ये शो कर रहा है कि यहाँ पर ये डार्क थीम्स ये चूज़ करते थे। आप इसके टाइटल को ही देख के अंदाज़ा कर सकते हैं। अब देखिए जॉन मार्स्टन ने इस तरह के प्लेस क्यों लिखे, ताकि वो सोसाइटी को क्रिटिसाइज कर सके। ओके इसका बेस्ट प्ले सिर्फ आप एक राइटिंग इसकी ज़बरदस्ती जो इसका बेस्ट प्ले है, मास्टरपीस है, वो है ईस्टवर्ड हू। ये आप ज़रूर याद रखें, जिसके अंदर उसने किसको हाईलाइट किया हुआ, मिडिल क्लास को। ऑनेस्टी, वैनिटी, ट्रेड्समैन लाइफ, हर तरह की लाइफ को उसने डिस्कस किया हुआ है। आगे आ जाता है थॉमस डेकर। अच्छा ये जो था ना ये जेंटल था। आपको पता है उसने वायलेंट और एक्स्ट्रा विजेंट स्टाइल यूज़ किया हुआ है। ये क्या है, थॉमस डेकर जेंटल है, फ्री फ्रॉम सिनिसिज्म, यानी ये किसी को क्रिटिसाइज नहीं करता, ये अपनी जेंटलनेस की वजह से फेमस है। इसका पॉपुलर ड्रामा कौन सा है, नोटेबल वर्क। अब देखें ये इतना नोट पॉपुलर ड्रामाटिस्ट है कि इसको बेन जॉनसन से भी कंपेयर किया जाता है, ये बात ज़रूर याद रखेंगे। ओके उसके बाद इसका बेस्ट नाउन वर्क जो है वो एक है द शू मेकर्स हॉलीडे, एक है ऑनेस्ट वॉर। अब देखें इसके अंदर इतनी ज़बरदस्त बात की गई है
कि इसमें इसने एक कैरेक्टर यूज़ किया हुआ है ओरलैंडो फ्रिस्को बैल्डो। ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, ट्रस्ट मी। इसने क्या यूज़, क्यों इम्पॉर्टेंट है? इसमें ये अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा है। वो ऑरलैंडो का कैरेक्टर यूज़ कर रहा है। ऑरलैंडो क्या था? ऑरलैंडो बाहर से पत्थर की तरह सख्त है और अंदर से मतलब पत्थर यानी डायमंड की तरह रफ है, यानी हार्ड है, लेकिन दिल उसका उतना ही खूबसूरत है। तो ये इस तरह के कैरेक्टर्स यूज़ करते थे अपनी राइटिंग के अंदर। अब समझ आ गई। अब मैं आगे आती हूँ थॉमस हेवुड पे। ये डेकर से बहुत रिजेंबल करता है, किस चीज़ में? क्योंकि ये भी उस जैसा खुश अखलाक था, जेंटल था। इसने टोटल 220 प्लेस लिखे हैं, लेकिन 24 ही सरवाइव कर सकें। लेकिन कितना बड़ा राइटर था ना। नोटेबल वर्क्स बहुत सारे हैं, जिनमें एक इम्पॉर्टेंट है अ वुमेन किल्ड विद काइंडनेस। ओके, चार्ल्स लेम ने बोला था इसके लिए कि ये चार्ल्स लेम, आपको पता है चार्ल्स लेम जो है वो रोमांटिक राइटर है। उसने इसके लिए बोला था कि सॉर्ट ऑफ प्रोज शेक्सपियर, यानी ये अपने प्रोज के जो प्रोज लिखता है ना वो बिल्कुल शेक्सपियर की तरह लिखता है। यानी उसके अंदर इतनी इंगेजिंग पावर होती है ना कि रीडर सुनने पे या इंगेज रहने पे मजबूर हो जाता है, इस तरह की। आगे ही समझ। उसके बाद थॉमस मिडल्टन आता है आगे। थॉमस मिडल्टन ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इसका आप एक राइटिंग याद रख दें, और दूसरी एक बात याद रख लें कि इसने सिटी लाइफ पे बहुत लिखा हुआ है। इसने भी क्रिटिसाइज़ किया हुआ है, सोसाइटी को सैटिराइज किया हुआ है, जैसे कि बेन जॉनसन करता था। आई होप वो कॉमेडी लिखता था। आपको ये बात याद होगी कि मैंने आप बताया था आप लोगों को एलिजाबेथन एज के अंदर भी कि वो कॉमेडीज़ लिखता था, लेकिन कॉमेडीज़ में उसने क्रिटिसाइज़ करता था सोसाइटी को। ठीक है। अब देखिए इसकी बहुत सारी फेमस कॉमेडीज़ हैं, जैसे लंडन्स की साइड पे फॉर एग्जांपल अ गेम एट चेस, अ ट्रिक टू कैच द ओल्ड वन, वगैरह वगैरह। ओके, बाद में ये ट्रेजेडी की तरफ आ गया। ट्रेजेडीज़ में इसके फेमस प्लेज हैं, ट्रेजेडीज़ हैं वुमेन बिवेयर वीमेन, द स्पेनिश जिप्सी, जो कि इसने एक एक्टर था उस टाइम का विलियम राउली, उसके साथ कोलैबोरेशन में लिखा हुआ है। उसके बाद आ जाता है काइल टॉर्नियर। ये क्या था? ये मेलोड्रामाज लिखता था। अब आपको ये बात याद रखने की बहुत ज़रूरत है कि मेलोड्रामा क्या चीज़ होती है। मेलोड्रामा जिसके अंदर इमोशंस दिखाए गए हों बढ़ा चढ़ा के, ठीक है, कुछ ज़्यादा ही इमोशंस दिखाए गए एग्जेजरेट करके। इसने जो ये बहुत देखें, सी से काइल टॉर्नियर है और सी से क्राइम, आप याद रखते हैं कि इसने जो भी राइटिंग्स लिखी हैं उसमें क्राइम्स को बहुत डिस्कस किया हुआ है, टॉर्चर वगैरह को। फॉर एग्जाम्पल आपको पता है कि क्राइम्स को डिस्कस किया हुआ है, टॉर्चर्स को डिस्कस किया हुआ है, तो ओब्वियसली इसने ट्रेजेडीज लिखी हुई होंगी ना। तो इसकी एक ट्रेजेडी इंपॉर्टेंट है रिवेंज ट्रेजेडी, दूसरी एथीस्ट ट्रेजेडी। इसका स्टाइल जो था वो इंटेंस होता था, क्लियर रैपिड स्टाइल होता था। अब आ जाते हैं जो कि वन ऑफ माय फेवरेट्स हैं, जॉन वेबस्टर। इन्होंने ज़्यादा अपने प्लेस जो है ना वो कोलैबोरेशन में लिखे हैं दूसरों के साथ। सबसे बेस्ट प्ले इनका दो कंसीडर किए जाते हैं, एक द वाइट डेविल जिसका दूसरा नाम है विक्टोरिया करम्बिना, दूसरा जो है वो डचीज़ ऑफ मल्फी। अब मुझे डचीज़ ऑफ मल्फी बहुत पसंद है, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको मल्फी के बारे में भी बता देती हूँ कि इसमें क्या होता है कि एक क्रिमिनल होती है, एक लड़की होती है, किसके अंदर? द वाइट डेविल के अंदर एक लड़की होती है इटालियन, और वो बहुत खूबसूरत लड़की होती है, उसका नाम होता है सिटोरिया एक्कोरेम्बोना, जो कि क्राइम्स करती है। ओके, इस तरह की ट्रेजेडी है। लेकिन डचीज़ ऑफ मल्फी कैसे बहुत मज़े की है। इसके अंदर जो हीरोइन है ना, देखें ये मोस्टली यही करता था कि लड़कियों को ऐसा बताता था कि वो क्रिमिनल्स हैं। डचीज़ ऑफ मल्फी में उसने एक लड़की जो कि विधवा है, ओके, विडो है, ओके, वो क्या करती है, वो अपने भाई का मर्डर कर देती है। किस वजह से? क्योंकि वो इंटरेस्टेड होती है कि किसी ऐसे लड़के के साथ जो कि उनसे लोअर क्लास में होता है और उसका भाई नहीं मान रहा होता, और वो इस वजह से अपने भाई को का मर्डर कर देती है। तो मतलब इतनी इमोशनल और इतनी ज़बरदस्त सी इसने ट्रेजेडी लिखी हुई है। उसके बाद आ जाते हैं हम, मतलब इस तरह का फिजिकल हॉरर है उसके प्लेस में, इस तरह की डार्क थीम उसने यूज़ की हुई है। अब जॉन फ्लेचर की बात करते हैं। इसने ज़्यादातर अपने प्लेस जो हैं वो फ्रांसिस ब्यूमॉन्ट के साथ कोलैबोरेशन में लिखे हुए। फॉर एग्जांपल द स्कॉर्नफुल लेडी और नोबल जेंटलमैन। समझ आ गई। इसने और भी बहुत सारी ट्रेजेडीज़ भी लिखी हुई हैं, फॉर एग्जांपल ट्रेजेडी ऑफ वेलेंटिनन,
ट्रेजेडी ऑफ बोंडुका, द लॉयल सब्जेक्ट, द ह्यूमरस लेफ्टिनेंट। अब मैं लेफ्टिनेंट वर्ड पे आपको बता दूं कि समटाइम्स पीएससी वगैरह में स्पेलिंग्स पूछ दिए जाते हैं, जहाँ पर इस तरह के वर्ड्स पूछे जाते हैं कि लेफ्टिनेंट की करेक्ट स्पेलिंग कौन से वाले हैं। तो आपको इस लिहाज से भी चीज़ों को देखना है, इस तरह के स्पेलिंग्स को भी देखना है। समटाइम्स हम नहीं फोकस करते स्पेलिंग्स पे, लेकिन इस तरह के स्पेलिंग्स पे हमें फोकस करना चाहिए, क्योंकि समटाइम्स ये पेपर का पार्ट होते हैं, जैसे निमोनिया, साइकोलॉजी, इस तरह के वर्ड्स। क्लियर हो गया। उसके बाद जॉन फॉर्ड आ गया है। इसने भी कोलैबोरेशन में बहुत सारे ड्रामाज लिखे हुए हैं। ये ट्रू पोइट कंसिडर किए जाते हैं। इसके जो नोटेबल वर्क्स हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो द टिस पिटी शी इज़ अ वॉर है, द ब्रोकन हार्ट है, लव्स सेक्रीफाइस है, लव के बारे में ज़्यादा लिखता है, द लवर्स मेलैंकली है, ये अपने इमोशंस की वजह से जाना जाता है। इसी तरह से जेम्स शिरले है, जो कि चार्ल्स लिम ने इसको बोला हुआ द लास्ट ऑफ द ग्रेट रेस, मतलब इसको इतना एडमायर किया हुआ है। इसके नोटेबल्स वर्क में द वेडिंग, हाइड पार्क, लेडी ऑफ प्लेजर आ जाते हैं। ये रियलिस्टिकली अपने जो है वो स्टाइल से सोसाइटी के बारे में लिखता था। थैंक यू सो मच। आज के लिए बस इतना ही।